दिस इज शानी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स एंड एज यू ऑल नो कि हम डिस्कस कर रहे थे द क्वेश्चन बैंक रिलीज्ड बाय द सीबीएसई. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल द एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टिल द पॉइंट जो कि पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है वहां तक. ठीक है, अब क्या बचता है? द रिमेनिंग 2 चैप्टर्स ऑफ द वेरी फर्स्ट बुक दैट इज द सर्मन एट बनारस एंड द प्रपोजल. और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे द सेकंड बुक दैट इज द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले द सर्मन एट बनारस के MCQs. So let's read the extract first. Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son or daughter or father or mother die in your family?" they answered her, "Alas, the living are few but the dead are many." क्या होता है फाइनली? ये इस पॉइंट का एक्सट्रैक्ट गिवन है जब कीसा गौतमी जो है गौतम बुद्धा के पास जाती हैं और वो बोलते हैं कि ऐसे घर से मस्टर्ड सीड्स लेकर आओ जिनके घर में किसी की भी डेथ नहीं हुई है. तो ये जो कीसा गौतमी है बेचारी वो जाती हैं हर जगह बिकॉज उनको भी पता होगा ये चीज राइट कि किसी का भी घर ऐसा नहीं है जहां पे किसी की डेथ ना हुई हो. बट बिकॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम दैट सोरो ऑफ लूजिंग हर ओनली सन, इस वजह से वो ये चीज को एनालाइज करने का उनके पास ना तो टाइम था ना ही वो मेंटल स्टेट था इस वक्त. इसीलिए वो जो है घर एक घर पे जाती हैं और वहां बोलती हैं मुझे मस्टर्ड सीड्स चाहिए. तो हर कोई जो है उनका जो दुख है उसको देख नहीं पाता और इस वजह से उनको सब मस्टर्ड सीड्स देते हैं. बट जब भी कीसा गौतमी पूछती है क्या आपके घर में किसी के बेटे या किसी बेटी या आपके फादर मदर किसी की डेथ हुई है क्या, तो सब बोलते हैं अलास क्या है, एक्सक्लेमेशन ऑफ सॉरो. और फिर वो बोलते हैं कि बल्कि जितने लोग जिंदा हैं उससे कई ज्यादा लोग हैं जिनको हम खो चुके हैं. Do not remind us of our deepest grief. और हमें हमारे सबसे ज्यादा जो गहरा जो दुख है हमारा उसके बारे में हमें रिमाइंड बार बार मत कीजिए. And there was no house but some beloved one had died in it. और कोई भी घर नहीं था जहां पे किसी का कोई जो बहुत लविंग पर्सन हो, क्लोज पर्सन हो, उसकी डेथ ना हुई हो. क्लियर? ऑल राइट, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है द कम्युनिटीज रिस्पॉन्स टू कीसा इन द अबव एक्सट्रैक्ट वाज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम बिफोर. व्हाई डू यू थिंक दैट वाज द केस? अब बिफोर वाला चीज याद नहीं होगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी. पहले क्या होता था जब कीसा गौतमी इसके पहले घर घर जा रही थी अपने बेटे को हाथ में लेकर और वो मेडिसिन मांगती थी, हर कोई क्या कर रहा था, उनको समझा रहा था कि आपका बेटा बीमार नहीं है बल्कि ही इज नो मोर, ही इज डेड. ठीक है, बट इस बार भी वही चीज कर रही है वो अब मस्टर्ड सीड्स मांग रही है पर सब इस बार उनको मस्टर्ड सीड्स दे रहे हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि पहले के वक्त पे लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे बट इस वक्त उनको ऐसा लग रहा था चलो हम इसकी हेल्प कर देते हैं, उनको इतना बुरा लग रहा था उनके लिए. ठीक है, सो दे हैड लर्न फ्रॉम बुद्धा सर्मन्स. नहीं, हमें नहीं पता है कि वो अभी तक कुछ सीखे हैं या कभी गए हैं टीचिंग्स में कि नहीं, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते. दे वर एबल टू हेल्प कीसा इन सम वे दिस टाइम. यस, पिछली बार वो कुछ हेल्प नहीं कर सकते थे, मेडिसिन कहाँ से देते, बट मस्टर्ड सीड्स क्या है, राई के दाने हर किसी के घर में होते हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो इसीलिए वो कुछ तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे कीसा की इस वक्त. क्लियर? दे अंडरस्टूड पेरेंटल ग्रीफ. दिस इज समथिंग जो वो पहले भी समझ रहे थे बट पहले वो मेडिसिन वगैरह कहां से देते, इस वजह से वो हेल्प नहीं कर रहे थे, बट अभी वो ये चीज हेल्प कर सकते थे, इसीलिए वो ये सब मस्टर्ड सीड्स देने के लिए रेडी हो गए थे. They liked Kisa and enjoyed talking to her. Come on, this is not the thing जो कि अभी काम आने वाली कि they were enjoying talking to her. Obviously they would have liked और unliked, इसके बारे में कुछ बात नहीं हुई है. तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है. दैट इज सिर्फ बी है जो कि हमारा डायरेक्ट आंसर हमको दे रहा है. सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर. डन? ऑल राइट. Next is, which of the following options represent the correct understanding of the word poor in the phrase poor Kisa Gautami? तो हमें पता है बेचारी बोला है हमने. बेचारी का मतलब जिसकी किस्मत में कुछ गलत हो रहा हो, कुछ सही समय नहीं चल रहा, उसको बोलते हैं हम बेचारी. ठीक है, तो यहाँ पुअर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटस से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है. सो इन नीड ऑफ मनी डेफिनेटली नॉट. वीक, वो कमजोर पड़ गई हैं, बिल्कुल नहीं. अनफॉर्चुनेट, यस, बदकिस्मत यानी जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो अनफॉर्चुनेट पुअर गौतमी को हम बोल रहे हैं पुअर कीसा गौतमी डेफिनेटली. इनफीरियर यानी वो छोटी हैं, बिलोंगिंग टू अ कास्ट और रेस और समथिंग, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. तो सी जो है वो आपका सही मीनिंग देता है ऑफ द वर्ड पुअर इन द फेस पुअर कीसा गौतमी. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ हर डीपेस्ट ग्रीफ. द टोन ऑफ द स्पीकर इज, जब वो बोल रहे हैं कि हमें हमारा सबसे ज्यादा बड़ा जो दुख है उसको मत याद दिलाइए, उसको रिमाइंड मत कीजिए, तो उस वक्त इनकी टोन क्या है, व्हाट दे वांट टू से. डिसइल्यूजन, डिसइल्यूजन यानी कि डिसअपॉइंटेड, क्या वो लोग डिसअपॉइंटेड हैं. स्केप्टिकल, क्या वो डाउट में हैं. आयरॉनिक यानी क्या वो टॉन्ट मारते हुए बोल रही है चीज, या सॉलेम है कि जेन्युइनली बात बोल रहे हैं. तो जब वो बोल रहे हैं हमें हमारा सबसे गहरा दुख याद मत दिलाओ, तो उस वक्त वो डिसअपॉइंटेड नहीं है.
ठीक है, वो नॉर्मली बोल रहे हैं कि हमें ये सबसे बड़ा दुख हमारे लिए ये है कि हमने अपने लव्ड वंस को खोया है। डाउट में बिल्कुल भी नहीं है, सरकास्टिक टॉन्ट वो नहीं मार रहे हैं, जेन्युइन यस, एक सोलम, एक जेन्युइन, एक रियल बात उन्होंने बोली है कि ये सबसे बड़ा दुख है हमारा। ठीक है, तो इसीलिए आपका डी जो है सोलम, दैट इज द टोन। जब ये स्पीकर्स ये वाली लाइन को अटेम्प्ट करते हैं तब उनका मानना यह है कि वो रियल जेन्युइनली बोल रहे हैं। ठीक है, तो सोलम क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज पिक द ऑप्शन दैट एक्सप्लेन्स द लिविंग फ्यू बट द डेड मेनी। तो जब वो बोलते हैं कि बल्कि जितने लोग जिंदा हैं हमारी फैमिली में, द वंस हु आर लिविंग, उनसे कई ज्यादा लोग हैं हु हैव डाइड और टू whom वी हैव लॉस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो पहला ऑप्शन है इट शोज द हाई डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट इन सिटी ऑफ बनारस। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कि डेथ रेट और हाई रेट कंपैरिजन के बारे में बात हो रही है, नो। इट हाईलाइट्स द होली स्टेटस ऑफ बनारस वेयर मेनी हिंदूज गो टू डाई। ओ कम ऑन, दिस इज ऑल्सो अगेन एन इनअप्रोप्रिएट वन, कि बनारस जो है वो बहुत ज्यादा एक प्योर जगह मानी जाती है ना, वन ऑफ द मोस्ट होली डिपिंग प्लेसेस, तो वहां पर लोग जो है हिंदूज जाते हैं go to die, तो ये सही है क्या? नहीं। It throws light on the numerous loved ones the villagers had lost over time. Yes, जो villagers हैं वहां पर, जो गांव वाले हैं, उन्होंने अपनी जो loved ones को समय के साथ खोया है, उसकी बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? परफेक्ट आंसर है। It reflects that many children who had died in the village for various reasons. No, it is not talking about children. It is talking about all the loved ones, not specifically children. So only the option number C, which is the perfect one for this question, that is something जो कि हम टिक करेंगे, and this is the correct answer. Done? All right. Next is, imagine you are a photojournalist visiting the city at the time Kisa Gautami went from house to house. You documented her experience given in the above extract in a photo series. तो क्या बोला गया है कि आप एक फोटो जर्नलिस्ट हो, यानी फोटोज के थ्रू आप जो है किसी सिचुएशन को बताते हो, और आप वहां पे तब जा रहे हो जब कीसा गौतमी एक घर से दूसरे घर जो है मस्टर्ड सीड्स लेने जाती हैं। आपने क्या किया? डॉक्यूमेंट बनाया उनके पूरे एक्सपीरियंस का, और उसमें आपने फोटोज लगाए हैं सीरीज से। ठीक है, Your publisher wants to publish the photo series in 3 parts. तो जो पब्लिशर हैं, जो छापते हैं इन चीजों को, वो इन सीरीज को 3 पार्ट्स में पब्लिश करना चाहते हैं। नंबर 1, पार्ट 1 शोज कीजाज विजिट्स टू द हाउसेस। तो कीसा गौतमी हर एक घर जा रही है, ये फोटो लगा हुआ है, इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको क्या लिखना है, आपको हेडिंग डालनी है, टाइटल देना है। तो पहला फोटो क्या दिखा रहा है कि कीसा गौतमी जो है वो हर एक घर से दूसरे घर जा रही हैं। पार्ट 2 डिपिक्ट्स हर कॉन्वर्सेशंस विद पीपल। लोगों से जब वो बात कर रही है कि मुझे मस्टर्ड सीड्स चाहिए या गौतम बुद्ध ने ये बोला है एंड एवरीथिंग, दैट इज द पार्ट 2 जो फोटो दिखा रहा है। थर्ड कैप्चर्स कीसाज रिफ्लेक्शंस एट द एंड ऑफ द डे सिटिंग बाय द वे साइड। जब वो कंट्री साइड की इधर बैठी हुई हैं तो वो लाइट्स को फ्लिकर करते हुए, बंद करते हुए देखती हैं, उस वक्त वो है थर्ड फोटो। ठीक है, तो पहला फोटो इमेजिन कर लिया, कीसा गौतमी हर एक घर जा रही हैं, सेकंड फोटो में वो बातचीत कर रही हैं लोगों से, थर्ड फोटो में वो कंट्री साइड या वे साइड पे बैठकर लाइट्स को देख रही हैं फ्लिकर होते हुए। क्लियर? तो ये हो गया आपके 3 पार्ट्स ऑफ द स्टोरी। अब इन तीनों फोटोज को द पब्लिशर वुड ऑल्सो लाइक यू टू चूज टाइटल्स। पब्लिशर चाहते हैं कि आप टाइटल के साथ मेंशन करो, तभी तो सामने वाले को समझ आएगा कि अरे आप क्या फोटो में दिखाना चाह रहे हो। फॉर द सीरीज एंड इट्स 3 पार्ट्स, तो आप पूरी सीरीज का टाइटल देना है, मेन टाइटल, और तीनों फोटोज के नीचे जो स्पेसिफिक टाइटल है वो हमें बताना है। लुक एट द टाइटल्स गिवन बिलो एंड चूज द ऑप्शंस दैट प्रोवाइड द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेट ऑफ टाइटल्स। तो आपको सबसे ज्यादा सही कौन सा टाइटल लग रहा है उनको आपको चूज करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के करोगे, कॉमन सेंस के साथ डेफिनेटली कर लोगे। ठीक है, तो बस चीजें क्या याद रखनी है, मेन टाइटल, फर्स्ट वाला क्या है आपका, कीसा गौतमी घर से घर जा रही हैं, दूसरे में वो मस्टर्ड सीड्स मांग रही हैं, कॉन्वर्सेशन कर रही हैं, थर्ड में वो क्या कर रही हैं, साइड में बैठ गई हैं रोड साइड पे, जो कि फ्लिकरिंग देख रही हैं ऑफ लाइट्स। डन? तो आप क्या करो, सीरीज टाइटल छोड़ो, अभी आप पहले पार्ट्स जो है ना 1 2 3 उनको देखो। जहां पे भी आपको लगेगा कि पार्ट्स में कुछ गड़बड़ है, वहां पे आपको सीरीज टाइटल की फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला पार्ट दिया हुआ है लिविंग इन लॉस, दूसरा दिया है मदर्स जर्नी, थर्ड दिया है मस्टर्ड सीड। तो पहले 2 समझ में भी नहीं आया, तो देखो थर्ड नहीं है मस्टर्ड सीड, थर्ड में तो वो साइड में बैठी हुई है, मस्टर्ड सीड बीच में दिया होता तो भी हम कंसिडर करते। तो ए जो है वो पार्ट 3 की वजह से डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है। सेकेंड में देखें अगर, पार्ट 1 अ मदर्स जर्नी, पार्ट 2 फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, थर्ड लिविंग इन लॉस। तो सेकेंड में हमें क्या दिख रहा है कि फर्स्ट में वो घर से घर जा रही है तो हम मदर्स जर्नी बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, जब वो कॉन्वर्सेशन कर रही हैं उसको दिया है फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, और थर्ड दिया हुआ है लिविंग इन लॉस, जब वो बैठी हुई है कंट्री साइड पे तो खो गई हैं, वो जो लॉस हुआ है उनके साथ उसको सोचते हुए। ओके, कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं, पार्ट 1 मस्टर्ड सीड, ठीक है, घर से घर जा रही है, वो मस्टर्ड सीड मांग रही है। पार्ट 2 लिविंग इन लॉस, जब वो सबसे कॉन्वर्सेशन कर रही है तो शी इज लिविंग इन दैट लॉस, जो कि उनके बेटे का लॉस है और उस वक्त वो कॉन्वर्सेशन कर रही है। पार्ट 3 फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, ठीक है, जो लाइट्स की बात हो रही है।
फोर्थ में बोला है फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट पार्ट 1, नहीं पार्ट 1 नहीं हो सकता फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, क्योंकि वो एट द एंड हो रहा है। तो हमें समझ आ रहा है कि 2 और 3 थोड़े कंसिडरेबल लग रहे हैं, ठीक है। अब चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 1 and 4। डेफिनेटली 2 and 3 हमारा सही आंसर है। ये तो पहला तरीका था। अब सीरीज टाइटल क्या दिया हुआ है, मस्टर्ड सीड, हाँ दे सकते हैं क्योंकि वो पूरा सर्मन का ही नाम है। और फिर दिया है मदर्स जर्नी, हाँ पूरी जर्नी दिखाई गई है, तो बिल्कुल परफेक्ट है 2 and 3। इसके अलावा जब हमें समझ आ गया कि 1 को हटाना है तो हम एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। 1 हट गया तो आपके ए और डी हट गए, बचता है बी और सी। बी और सी में आपको फोर्थ ऑप्शन देखना है। फोर्थ ऑप्शन हमें पता है कि फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट गलत है, यानी कि आपने 1 और 4 एलिमिनेट कर दिया, तो 2 and 3 आपको डायरेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे। डन। तो ये दोनों तरीकों से आपको आंसर समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 2 and 3। ऑल राइट, ओके। Next is the next extract, not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind। अब गौतम बुद्धा जो अपनी टीचिंग दे रहे हैं, जो सर्मन दे रहे हैं, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि वो बोलते हैं ना ही रोने से ना ही दुख मनाने से किसी को भी पीस ऑफ माइंड, शांति मिलता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके ऑपोजिट होता क्या है, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। बल्कि उसका दुख बढ़ जाता है, मैग्नीफाई हो जाता है, और उसका जो पेन है, जो दर्द है, उसकी वजह से उसकी बॉडी भी सफर करती है। ही हु स्पीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लैमेंटेशन एंड कंप्लेन एंड ग्रीव। और फिर गौतम बुद्धा बोलते हैं जिसको सच में शांति चाहिए अपनी लाइफ में, उसको क्या करना चाहिए, लैमेंटेशन, रोना गाना, कंप्लेन करना और दुख मनाना जो है अपनी लाइफ से हटा देना चाहिए। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। और जिसने भी इन तीनों चीजों को हटा दिया अपनी लाइफ से और कंपोज यानी काम एंड कंपोज हो गया है, शांत हो गया है, वही रियल पीस ऑफ माइंड, जो दिमाग की शांति होती है, मन की शांति होती है, उसको वो अटेन कर लेगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको मतलब समझ आ गया कहाँ पे किस चीज का क्या मीनिंग है। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। इफ द बुद्धा वर अ काउंसलर, अगर गौतम बुद्धा एक काउंसलर होते हैं, जैसे आजकल होते हैं ना काउंसलर्स, आपको समझाते हैं बातें, काउंसलिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड यू फाइंड इन अ ब्रोशर ऑफ हिज सर्विस। तो ब्रोशर होते हैं, पैम्पलेट्स होते हैं, एक बुकलेट होता है, उसमें उनकी एक सर्विसेज के बारे में क्या एक ऑप्शन होगा जो कि वो मेंशन करेंगे। चलो सब पढ़ते हैं। टू लिव इन हार्ट्स वी लीव बिहाइंड इज नॉट टू डाई। तो यहाँ पर लिव इन हार्ट्स, लोगों के दिलों में कैसे रहोगे, वो दिया है। तो ये बात नहीं थी उनकी सर्मन की, तो पहला वाला तो कैंसिल हो गया। इन अनदर टाइम इन अ हैप्पियर प्लेस यू विल मीट अगेन। तो किसी की डेथ हो गई है तो हम बोल रहे हैं कि आप वापस भी मिलोगे किसी और दिन, तो ये भी बात नहीं हो रही है। डेथ आफ्टर ऑल इज द कॉमन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बर्थ, नीदर हीरोज नोर कावर्ड्स कैन एस्केप इट। ये तो भाई डायरेक्टली ही चैप्टर से है ऑलमोस्ट, कि डेथ जो है वो एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो हर किसी को पता है कि हाँ ये तो होगा ही, कब से, जब से आप पैदा होते हो। और इसीलिए ना ही कोई डरपोक और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन जो हीरो होते हैं, जिनमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, वो एस्केप कर सकते हैं इसको। तो ठीक है, थर्ड क्या है, परफेक्ट है। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, डिनायल, बार्गेनिंग, एंगर, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। यानी कि जब 5 स्टेजेस होती हैं किसकी, दुख की, कि क्या एग्जैक्टली होता है, जिससे आप दुख होता है तो आप पास ऑन होते हो, पहले आप डिनाई करते हो, फिर आप बार्गेन, फिर आपको गुस्सा आता है, फिर आप बार्गेन करते हो, तो जो मोल भाव होता है वो करने लगते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, फाइनली आप क्या करते हो, उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। तो ये दिया है। तो बट ये 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ की बात नहीं हो रही है इस चैप्टर में, यहां बात हो रही है डेथ की, जो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, विच इज समथिंग जो कि कोई एस्केप नहीं कर सकता। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इमेज जो है वो परफेक्ट है। तो हम क्या बोलेंगे, इमेज नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, जो कि अगर गौतम बुद्धा काउंसलर होते तो अपने ब्रोशर में बिल्कुल डेफिनेटली इसको मेंशन करते। क्लियर? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द बुद्धा बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। यानी कौन से स्टेटमेंट हैं जो गलत हैं इस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड, कि बुद्धा जो है, गौतम बुद्धा, इनमें से कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं समझा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट गलत होगा वो आपका आंसर होना चाहिए। तो पहला दिया है, पेन एंड ग्रीफ आर अनअवॉइडेबल एंड नेसेसरी। ऑब्वियसली दे आर अनअवॉइडेबल बट दे आर नेसेसरी। नो, अनअवॉइडेबल भी नहीं बोल सकते। देखो, दुख दर्द जो होता है वो आता है लाइफ में, बट यू कैन अवॉइड इट। कैसे? आप उसको एक्सेप्ट कर लो। तो यहाँ पर ये नेसेसरी वर्ड से तो ये डेफिनेटली कैंसिल आउट हो रहा है। तो कैन नॉट बोला है, तो 1 शुड बी द आंसर। तो 1 कहाँ कहाँ दिया हुआ है, ए में, बी में, डी में, यानी सी क्या हो गया आपका, डायरेक्टली एलिमिनेट। सेकेंड, द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ मेक्स ग्रीविंग फ्यूटाइल, कि आप डेथ को अवॉइड ही नहीं कर सकते और उसकी वजह से जब आप दुख दर्द मनाते हो तो वो क्या हो जाता है, फ्यूटाइल, वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है। यूनिवर्सैलिटी ऑफ ग्रीफ एंड पेन मेक्स अस सैड। जो ग्रीफ और पेन की एक यूनिवर्सैलिटी है कि हाँ ये तो होता ही है, उसकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा वो नहीं बोल रहे हैं। तो थर्ड भी क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होना चाहिए, यानी कि गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड। तो कहाँ आपको दिख रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, बी में। डी देख लो, अंडरस्टैंडिंग दैट लाइफ इज फाइनाइट लीड्स टू विजडम।
तो ये तो सही है कि अगर हम समझ जाएं कि लाइफ इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट है, सीमित है, तो हम रियल नॉलेज जो है गेन कर लेते हैं। तो जो फोर्थ है जहां पर भी वो ऑप्शन भी क्या हो जाता है, एलिमिनेट, बचता है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो हमें पता है फर्स्ट और थर्ड क्या है, गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका सही आंसर। डन। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट, एंड these are not something जो कि गौतम बुद्ध आपको समझा रहे हैं सिक्स ट्रैक से। So that's why first and third are the wrong statements but the correct answer. Done? All right. Next is choose the option that appropriately completes the following. पहले तो समझ लो दिया क्या है। Lamentation is to grief. Lamentation यानी रोना, ठीक है ना, दुख मनाना, और ग्रीफ क्या होता है, दुख, यानी दुख मनाना, और स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आप दुखी हो, आप दुखी हो इसीलिए आप दुख मना रहे हो, ऐसा भी बोल सकते हो, दुखी हो इसीलिए दुख मना रहे हो। तो कोई एक चीज होगी कि आप ऐसे हो इसीलिए आप ये काम कर रहे हो, आप उल्टा देखो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो क्या दिया है, जोक, आप जोक हो इसीलिए हंस रहे हो, नहीं, तो ये गलत है। आप डरे हुए हो इसीलिए आप डिस्कम्फर्ट में हो, आप खुश हो इसीलिए आप सेलिब्रेट कर रहे हो। तो देखो वहां पर क्या दिया हुआ है, डिस्कम्फर्ट, यहां हो रहा है आपको डिस्कम्फर्ट, आप उसको मना नहीं रहे हो, ठीक है, और यहां जॉय है, आप खुश हो इसीलिए आप सेलिब्रेट कर रहे हो। यस, तो सी आपका सही आंसर है। एंड देन लॉस हुआ है इसीलिए रेजिग्नेशन कर रहे हो, तो ये गलत हो गया ना, तो इसीलिए सी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर एंड द राइट वन, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या लगा दोगे, सी को लगा दोगे, जैसे कि दुखी है स्टेट ऑफ माइंड इसीलिए दुख प्रकट कर रहे हैं, रो रहे हैं, लैमेंटेशन कर रहे हैं, खुश हैं इसीलिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू बुद्धा पीस ऑफ माइंड इज अटेनेबल बाय दोज हु। तो कौन है इनमें से जो कि मन की शांति गेन कर सकते हैं? रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ लाइक द बुद्धा, जो कि गिव अप कर देते हैं, रिनाउंस यानी छोड़ देना, अपनी पूरी जिंदगी उसको छोड़ देते हैं। तो गौतम बुद्धा ने कहीं नहीं बोला कि नॉर्मल लाइफ जीना छोड़ दो जैसे मैंने छोड़ी है, क्योंकि तो उनको विजडम अटेन करना था ना, इसीलिए उन्होंने ये चीज की थी, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो लिखा है कि आपको वो बोल रहे हैं ऐसा वो कुछ नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं ग्रीफ सॉरो सबको अपनी लाइफ से कंप्लेन को हटा दो, ठीक है। तो ऑप्शन ए गलत है। टेक आउट द एरो एंड बिकम स्ट्रॉन्ग, एरो हटा दो और स्ट्रॉन्ग बन जाओ, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बन जाओ, वो बोल रहे हैं एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। ग्रीफ, सफर एंड देन मूव ऑन, पहले दुखी हो फिर मूव ऑन, रही बिल्कुल गलत है। Recognize terms of life and let go of complaint. Yes, लाइफ क्या है एग्जैक्टली वो आपको पता होना चाहिए और आपको इसीलिए कंप्लेन करना छोड़ देना चाहिए। Yes, this is the only correct answer. तो फोर्थ स्टेटमेंट है जो कि गौतम बुद्धा इस पूरे एक्सट्रैक्ट से हमको समझा रहे हैं। डन? ऑल राइट। Next है the given extract is paraphrased below. Choose the option that includes the most appropriate solutions for the blank. इस पूरे पैराग्राफ को पैराफ्रेज किया गया यानी कि अलग से लिखा हुआ है, ठीक है, किसी और के शब्दों से यूज किया हुआ है, पहले कुछ था फिर और कोई इसको अपने शब्दों से सुना रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। The act of dash is not only pointless but rather dash causing pain and suffering. It only serves to dash peace of mind. Dash without complaint is crucial to well-being and peace. ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा है बट ऑप्शंस चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, द एक्ट ऑफ, यानी यहां पे कोई चीज लगातार हो रही है, कि हम क्या कर रहे हैं, द एक्ट ऑफ ग्रीव, ग्रीविंग, वीपिंग, ग्रीविंग। अब देखो बी, सी और डी में तीनों फर्स्ट ऑप्शंस जो हैं वो कंटिन्यूस हैं, राइट, आईएनजी लगा है, बट फर्स्ट में ग्रीफ लिखा है तो एक्ट तो कंटिन्यूस होगा, तो एक्ट ऑफ ग्रीफ हो ही नहीं सकता, इट कैन बी द एक्ट ऑफ ग्रीविंग और वीपिंग। तो ए क्या हो गया आपका, एलिमिनेट। डन। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, द एक्ट ऑफ ग्रीविंग या फिर द एक्ट ऑफ वरिंग और द एक्ट ऑफ व्हाट इज गिवन वीपिंग, ठीक है, इज नॉट ओनली पॉइंटलेस, ये पॉइंटलेस है, कोई मतलब का नहीं है, बट रादर डैश कॉजिंग पेन एंड सफरिंग, बल्कि वो क्या कर रहा है, इट इज कॉजिंग पेन एंड सफरिंग, बट कॉजिंग काउंटर प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, हार्मफुल। तो काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, रादर काउंटर प्रोडक्टिव, बल्कि इससे तो आपको और दुख दर्द होगा, पेन होगा, आपकी जो हेल्थ है वो सफर करेगी, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी वर्ड यूज किया एक्सट्रैक्ट में, उसकी जगह आपको क्या चाहिए, ऑन द ऑपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटर प्रोडक्टिव। देन दिया है प्रोडक्टिव, क्या ये प्रोडक्टिव है, नहीं, तो ये भी कैंसिल आउट। हार्मफुल, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, हार्मफुल है। तो आपके पास अभी क्या बचता है, बी और सी। देन थर्ड ऑप्शन दिया है टेक अवे एंड डिस्ट्रॉय, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, टू टेक अवे पीस ऑफ माइंड, टू डिस्ट्रॉय पीस ऑफ माइंड, दोनों ही सही लग रहे हैं, तो अभी सी से हम डिसाइड नहीं कर सकते, थर्ड ऑप्शन से। देन बचता है एक्सेप्टेंस एंड लैमेंटिंग। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रखना है, लैमेंटिंग विदाउट कंप्लेन इज क्रूशियल और एक्सेप्टिंग विदाउट कंप्लेन इज क्रूशियल। डेफिनेटली एक्सेप्टेंस की बात हुई है कि अगर आप बिना कंप्लेन करे चीजों को एक्सेप्ट कर लोगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर वेलबींग एंड पीस। तो सीधे सीधे हमको अपना आंसर मिल जाता है कि भाई लैमेंटिंग तो हो नहीं सकता, इसीलिए सिर्फ ऑप्शन नंबर बी बचता है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। डन। सो इन दिस वे वी गेट आवर आंसर बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। डन। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। ऑल राइट।
नेक्स्ट जो आपका फाइनल चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक दैट इज द प्रपोजल विच इज अ प्ले. तो लेट्स रीड द डायलॉग्स. लोमोव कहते हैं, never mind about my people. The Lomovs have all been honorable people and not one has ever been tried for embezzlement. That is a crime in which a person or entity misappropriates the assets entrusted to him or her, like your grandfather. तो लोमोव क्या करते हैं, जब देखो इनकी फाइट हो रही है, फिर चुबुकोव एंटर करते हैं, तो ये उनकी फैमिली पे चले आते हैं. तो लोमोव जो है इसका रिप्लाई करते हैं कि मेरे लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. लोमोव्स जो है वो हमेशा से रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल लोग रहे हैं. एंड नॉट वन हैज एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट. ट्राइड मतलब इम्प्रिजेंट या कोर्ट में जाना, उसे कहते हैं ट्राइड. फॉर एम्बेजलमेंट इसका मतलब होता है अगर कोई इंसान जो है वो अगर आपको कोई पैसे दे रहा है किसी काम के लिए और आप उसका मिस यूज करते हो, उसे कहते हैं एम्बेजलमेंट. एंड लाइक योर ग्रैंडफादर, और वो उनको बोलते हैं, उनकी फैमिली पे चले जाते हैं कि जैसे आपके ग्रैंडफादर करते थे वैसे एटलीस्ट मेरी फैमिली में किसी ने नहीं किया. चुबुकोव बोलते हैं, यू लोमोव्स हैव हैड ल्यूनेसी इन योर फैमिली ऑल ऑफ यू. फिर वो भी रिप्लाई करते हैं, बोलते हैं तुम्हारी फैमिली में सभी गधे हैं, सभी मैड रहे हैं, बिल्कुल पागलपन सवार होता है सबके दिमाग में, सब के सब. और फिर इसमें कंटिन्यू करती है, नाटल्या भी सपोर्ट करती हैं, ऑल ऑल ऑल. Then Chubukov बोलते हैं, your grandfather was a drunkard and your younger aunt Natsya Mihailovna ran away with an architect and so on. फिर कंटिन्यू करते हैं, चुबुकोव जो है अब्यूज कर रहे हैं, अक्यूज कर रहे हैं इनकी फैमिली को, और क्या बोलते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर एक ड्रंकर्ड थे, ही यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ अल्कोहल, और जो तुम्हारी यंगर आंट थी वो किसी इस पर्सन, जो भी उनका नाम है आंट का वो दिया हुआ है, वो किसी आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी. तो इस तरीके से अक्यूज कर रहे हैं फैमिली को. फिर लोमोव बोलते हैं, एंड योर मदर वॉज हम्प बैग, और आपकी मॉम जो है वो कैसी थी, हम्प बैग्ड थी. एंड देन ही क्लचेस हिज हार्ट, अपने हार्ट को पकड़ लेते हैं जोर से. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लम है, पाल्पिटेशन से वो सफर करते हैं. समथिंग पुलिंग इन माय साइड, माय हेड हेल्प व्हाट ऑफ. फिर वो अपनी कंडीशन को बताने लगते हैं कि कुछ है जो मेरी अंदर से मेरी बॉडी को खींच रहा है और मुझे जो है मेरा सर भी घूम रहा है, मुझे पानी की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है. चुबुकोव बोलते हैं, योर फादर वाज अ गजलिंग गैम्बलर. पर वो कंटिन्यू करते हैं, चुबुकोव बोलते हैं तुम्हारे जो फादर थे वो तो क्या थे, ग्रीडी लालची गैम्बलर थे. ठीक है, जो जुआ खेलते हैं उनको कहते हैं गैम्बलर. तो इस तरीके से वो एक दूसरे को जो अक्यूज कर रहे हैं. डन. चलिए डायलॉग समझ लिए, अब हम क्वेश्चंस करते हैं. चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द टोन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द गिवन एक्सट्रैक्ट. यानी कि ये पूरा जो एक्सट्रैक्ट है, यहाँ पे जो बातचीत हो रही है, जो ये लोग झगड़ रहे हैं, उसमें एग्जैक्टली टोन क्या है इन स्पीकर्स की. तो पहला दिया हुआ है एंटागोनिज्म. एंटा यानी किसी के ऑपोजिट, यानी किसी के अगेंस्ट, तो उसे कहते हैं राइवलरी, दुश्मनी वाली एक टोन है. ह्यूमर मतलब हंसी मजाक. देन कंटेम्प्ट मतलब लैक ऑफ रिस्पेक्ट. एंड फाइनली आयरनी मतलब कुछ ऑपोजिट दिखाना चाह रहे हैं, जो बोल रहे हैं उससे बिल्कुल अलग. सो वी नो दैट देयर इज नो ह्यूमर इन इट, कोई भी हंसी मजाक नहीं चल रहा है. देयर इज नो आयरनी. सो 3, 2 एंड 4 को आपको हटाना है. जिस भी ऑप्शन में आपको 2 और 4 गिवन है दैट इज द रॉन्ग आंसर, बिकॉज करेक्टली आइडेंटिफाई बोला है, नॉट नहीं बोला. ठीक है, सो 2 और 4 किस में दिख रहा है, ए में, बी में और डी में. यानी करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जो डायरेक्ट भी दिख रहा है कि देयर इज अ टोन ऑफ एंटागोनिज्म और राइवलरी एंड देयर इज अ टोन ऑफ कॉन्टेम्प्ट दैट इज लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. तो 1 एंड 3 क्या है आपका, राइट 1, इसीलिए सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज द प्लेराइट्स इंटेंशन इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टू. जिसने ये लिखा है, एंटोन चेखोव ने जो पूरा प्ले लिखा है, उनका क्या इंटेंशन है, क्या बताना चाह रहे हैं वो इन लाइन से. सो थ्रो लाइट अपॉन द वीकनेसेस ऑफ द रिच इन एनी सोसाइटी. किसी भी रिच की वीकनेसेस, ऐसा नहीं है, एक ओवरऑल कॉमनली नहीं बोल सकते कि हर एक रिच पर्सन ऐसा ही होता है, तो ए तो गलत हो गया. एम्फसाइज दैट फैमिली हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट इन अ मैरिज प्रपोजल. नहीं, यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री की बातचीत नहीं चल रही है, यहाँ पे बातचीत चल रही है जो ये लोग लड़ रहे हैं ना, बीइंग रिच ऑल्सो दे आर डूइंग दीज थिंग्स, तो इसीलिए बी भी नहीं है राइट आंसर. Satirize the superficiality of the upper class in Russian society. रशियन सोसाइटी में जो अपर क्लास के लोग होते हैं, जो रिच होते हैं, उनका जो सुपरफिशियल बिहेवियर है, यानी कि ऊपर से कुछ दिखता है अंदर से होते कुछ हैं, वो दिखा रहे हैं क्या, बिल्कुल, और उसको सटायर के फॉर्म में दिखा रहे हैं, एक टॉन्ट करते हुए दिखा रहे हैं. यस, सो सी क्या है आपका, राइट 1. सेंड अ मैसेज दैट ईगो इज नॉट हेल्दी इन एनी रिलेशनशिप. नहीं, ईगो की बात नहीं हो रही. तो टोटल ओवरऑल आपको ये दिखाया जा रहा है कि रशियन सोसाइटी में कैसे रिच लोग जो हैं उनकी सुपरफिशियलिटी क्या है, पैसों के लिए कर रहे हैं, और वैसे भी जैसे बिहेव करना चाहिए ना, डिसेंसी की तरह, पोलाइटनेस होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल भी नहीं है. इसीलिए ऑप्शन नंबर सी है जो कि यहां पर एंटोन चेखोव जो है वो एम्फसाइज करना चाहते हैं. डन. ऑल राइट. Next is, if according to Chubukov and Natalya, Lomovs are not honorable people, why do they still consider Lomov's proposal? तो यहाँ पर चुबुकोव और नाटलिया जो यहाँ पे जो डायलॉग्स चल रहे हैं
उसमें हमें समझ आ रहा है कि लोमोव जो है उनको ऑनरेबल पीपल नहीं मान रहे, दोनों चुबुकोव और नाटालिया, राइट, कि रिस्पेक्टेबल नहीं है ये लोग। फिर क्यों ये जो कंसिडर करते हैं या फिर ये क्यों अग्री करते हैं लोमोव के प्रपोजल के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज नाटालिया कैन टेक केयर ऑफ अ फादर इफ शी मैरीज क्लोज बाय, ऐसा कुछ नहीं है, और भी लोग होंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। दे वर एग्जैजरेटिंग इन द आर्गुमेंट, इट डिड नॉट मीन इट, इनका मतलब नहीं था, ये लोग सिर्फ ऐसे खींचने के लिए सब बातें बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मीन कर रहे हैं वो लोग कि हाँ आप लोग की फैमिली ऐसी है। तो बी भी हो गया रॉन्ग। दे अंडरस्टैंड दैट ऑनर इज सुपरफिशियल एंड ओवररेटेड, कि रिस्पेक्ट जो होती है वो सिर्फ ऊपरी तौर पे होती है और उसको जरूरत नहीं होती इतनी, ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए होती है। लोमो स्टेटस इन सोसाइटी सुपरसीड्स एवरीथिंग, सुपरसीड यानी कि रिप्लेस कर देता है, सुपरसीड का मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना। सो यस दिस इज द करेक्ट आंसर कि लोमो का जो स्टेटस है, पैसे वाला है, लैंड ओनर है, इस चीज को क्या करते हैं वो लोग ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, और इसकी वजह से जो रिस्पेक्ट है ये सब है उसको साइड में कर दिया है, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्यों चुबुकोव्स जो है वो लोमोव्स का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। डन, ऑल राइट। Next is imagine you found the playwright's notes for each scene in the play and notice that some of the words were missing. अब हर कोई नोट्स बनाता है फिर राइटिंग करता होगा, राइट। तो वो इसके पहले कि वो डायलॉग्स लिखें, वो सीन को उन्होंने किसी नोट्स के फॉर्म में एक उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा है। अब हमें वो नोट्स मिल तो गए बट उसमें कुछ चीजें हैं जो मिसिंग हैं। चूज द ऑप्शन दैट फिल्स द मिसिंग वर्ड्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली। तो हमें जो नोट्स मिले हैं उनमें कुछ चीजें मिसिंग हैं, टोटल 4 वर्ड्स हैं, और उन 4 वर्ड्स में हम क्या लिखें जिससे ये पूरा प्ले जो हमें समझ आ चुका ऑलरेडी, उसके थ्रू ये नोट्स जो है वो कंप्लीट होंगे। क्लियर। बेसिकली आपको ये सीन दिया हुआ है स्पेसिफिक वे में कि ये सीन में जो भी आपको डायलॉग्स दिए हुए हैं उसके पहले जो उन्होंने नोट्स बनाए होंगे उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है, तो आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। डन, ऑल राइट। चलिए अब हम ऑप्शंस के साथ जो है इनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, कॉन्वर्सेशन दैट स्टार्ट्स प्लेजेंटली क्विकली टर्न्स इनटू अ डैश आर्ग्यूमेंट। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि एक जो बातचीत स्टार्ट हुई कैसे, बहुत प्यार से, क्योंकि बिगिनिंग में बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे होते हैं ये लोग, राइट। तो बहुत प्यार से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ और फिर एकदम से किसमें चेंज हो गया, इनटू अ डैश आर्ग्यूमेंट। तो लेट्स रीड दिस, इनटू अ पिटी आर्ग्यूमेंट। छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हो रहा है क्या, नहीं, बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट। तो बिल्कुल प्ले राइट पिटी आर्ग्यूमेंट तो लिखेंगे नहीं, तो डायलॉग्स बहुत छोटे मोटे होते, तो इसीलिए ए क्या हो जाता है, एलिमिनेट फर्स्ट वर्ड से। देन इनटू अ विशियस, यानी कि बहुत क्रूअल, बहुत ज्यादा हार्श, बहुत ज्यादा बुरा वाला एक आर्ग्यूमेंट में चेंज जाता है। यस, तो इतने ज्यादा गंदे वर्ड्स यूज कर रहे हैं ये लोग, एक दूसरे के लिए अब्यूज कर रहे हैं, एक्यूज कर रहे हैं, सो डेफिनेटली विशियस जो है वो सही हो सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ इनटू क्यूरियस आर्ग्यूमेंट, क्या जानकारी के लिए एक बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन वाला एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है क्या, कि एक दूसरे से कुछ पूछना चाह रहे हैं, डेफिनेटली नॉट। तो सी क्या हो जाता है आपका, डायरेक्टली एलिमिनेट। डी दिया हुआ है अगली, यानी बहुत ही गंदा। तो अगली आप यूज कर सकते हो, बट अगर हम एक ग्रामेटिकल वन यूज करें कॉन्सेप्ट, जो कि क्या है कि अगली में क्या आ रहा है, अ साउंड, वॉवल साउंड, तो हम एन अगली बोलते हैं, राइट, इनटू एन अगली आर्ग्यूमेंट। तो उस तरीके से हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। बट अगर हमें क्या पता भाई एग्जामिनर ने उसको चीज में ध्यान में रख के नहीं किया हो, सो लेट्स जस्ट कीप इट, ठीक है। तो इसको भी रख लेते हैं, अभी हटाते नहीं है। राधा अगर ग्रामेटिकली देखें तो बिल्कुल ये गलत हो जाना चाहिए। फिर क्या दिया हुआ है, ओनरशिप, नेबरहुड। चलो पढ़ते हैं। With a dash of Oxen Meadows at the heart of the matter, with ownership of Oxen Meadows की with neighborhood, तो डेफिनेटली ओनरशिप की बात हो रही है कि लोमोव्स बोलते हैं मेरा है ऑक्सन मेडोज, नाटालिया यानी चुबुकोव्स बोलते हैं कि हमारा है ऑक्सन मेडोज। तो ओनरशिप सही है, ना कि नेबरहुड, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाना चाहिए, सही आंसर। डन। नेक्स्ट वर्ड दिए हुए हैं सर्कस और सिविलिटी, तो इनको प्लेस करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लोमोव एंड नाटालिया क्वारल एंड आर लेटर जॉइंड बाय चुबुकोव, ठीक है। तो ऐसे लड़ते रहते हैं ये लोग ओनरशिप पे बेस्ड, और फिर फाइनली चुबुकोव आते हैं। Thus begins a dash of insults, accusations and name calling. A circus, ऐसा लग रहा है सर्कस एक मजाक चल रहा है कि वो एक दूसरे को इंसल्ट कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, अक्यूज कर रहे हैं, और नेम कॉलिंग, एक दूसरे का नाम ले लेकर बता रहे हैं कि लोमोव्स ऐसे हैं, चुबुकोव्स ऐसे हैं। तो सर्कस वर्ड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑल डैश डिसअपियर्स, ऑल सिविलिटी, पोलाइटनेस, जो एक दूसरे से इतना प्यार से बात कर रहे थे ना, जो एक बिल्कुल डिसेंट बिहेवियर था इनका, वो सब एकदम से गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो ओवरऑल जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपको करेक्ट आंसर देता है। सो द सेकंड वन वुड बी द वन जिसको आप ब्लैंक्स में फिल कर सकते हो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कम्स क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ ट्राइड एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे ट्राई करना मतलब किसी चीज को टेस्ट करके देखना, वो नहीं है। यहाँ पे ट्रायल, जो कि कोर्ट में बुलाया जाता है जब कुछ गलत होता है, तो हम बोलते हैं ना पेशी वगैरह है, उसको कहते हैं ट्रायल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइड का मतलब है रिलेटेड टू समथिंग, जैसे किसी ने क्राइम किया हो, कोर्ट में बुलाया हो, वो वर्ड, ठीक है। सो फर्स्ट दिया है शी मास्टर्ड द गेम थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर। उसने गेम को कैसे किया है, ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखने की कोशिश की है, मास्टर कर लिया उसको।
को। तो यहाँ पर ट्रायल का मतलब है बार बार कर करके एरर कर करके सीखी है, तो वो नहीं है यहाँ पर ट्राइड, राइट। तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। ही फॉलोड द ट्रायल क्लोजली एंड वाज सीन इन कोर्ट एवरी डे। यस, कोर्ट में रोज बुलाते थे उसको और वो ट्रायल के लिए जाता था। डन। तो ये है आपका सही वर्ड मीनिंग। This had been a tried and tested formula for the organization. इसको ऑलरेडी बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, वो वाला मीनिंग है यहाँ पे ट्राई में। They tried with all their might to repeat their earlier successes. वो जो पहले सक्सेसफुल हो चुके हैं उन्हीं को रिपीट करने के लिए उन्होंने वापस से कोशिशें की। तो अगर हम देखें तो ए, सी और डी में कोशिश वाला है मीनिंग ट्राई का, और बी में वो मीनिंग है जो कि एक्सट्रैक्ट में दिया है। सो यस, बी इज द वन जिसको हम टिक कर देंगे। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट जो आपका एक्सट्रैक्ट है वो है अगेन सर्टेन सेट ऑफ डायलॉग्स। चुबुकोव बोलते हैं व्हाट अ वेट ऑफ माय शोल्डर्स। उफ, वेट ऑफ माय शोल्डर यानी ऐसा लग रहा है कि किसी बोझ को हटा दिया है, या कोई बोझ रखा था, वेट रखा था, वो हल्का हो गया। सो ही इज फीलिंग रिलैक्स्ड। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी की शादी जो है पक्की हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए उनको लगता है कि वेट ऑफ माय शोल्डर का यूज कि उनको अब जो बोझ है वो हल्का हो गया। नाटालिया बोलती है बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट गेस इज वर्स देन स्क्वीजर। एंड का सीन चल रहा है तो नाटालिया फिर से स्टार्ट कर देती है, बट तुमको एडमिट करना पड़ेगा, हाँ बोलना पड़ेगा कि मेरा डॉग स्क्वीजर जो है वो बेटर है, या फिर तुम्हारा डॉग जो है वो वर्स है, ठीक है। लोमोव बोलते हैं बेटर, लोमोव बोलते हैं मेरा डॉग बेटर है, नाटालिया बोलते हैं वर्स है, तुम्हारा डॉग क्या है, सबसे खराब है। चुबुकोव बोलते हैं वेल दैट्स अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली बिल्स, हैव सम शैंपेन। तो वो बोलते हैं यही तरीका है तुम्हारी फैमिली ब्लिस यानी हैप्पीनेस को स्टार्ट करने का, हैव सम शैंपेन, क्योंकि शैंपेन वगैरह से सेलिब्रेशन होता है वहां पे। लोमोव बोलते हैं ही इज बेटर, लोमोव कंटिन्यू करते हैं कि गेस बेटर है यानी मेरा डॉग बेटर है। नाटालिया बोलती है वर्स है, वर्स है, वर्स है। चुबुकोव ट्राइंग टू शाउट हर डाउन शैंपेन शैंपेन, और वो चुप कराने की कोशिश करते हैं तो शैंपेन शैंपेन चिल्ला रहे हैं। तो इस तरीके से एंड हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें आपको देखने को मिल रही है। एक तो वेट ऑफ द शोल्डर्स का क्या मतलब है, देन फाइनली यहाँ पे वो नाटालिया क्या बोलती है, उनका डॉग जो है वो ज्यादा अच्छा है, फिर ये जो लोमोव का डॉग है गैस वो बेकार है। इस पे ये पूरा प्रूफ कर रहे हैं लोमोव की नहीं वो अच्छा है, नाटालिया बोल रही है खराब है, चुबुकोव कोशिश कर रहे हैं शैंपेन शैंपेन बोलकर इनको चुप कराने की। डन, ऑल राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज माइट बेस्ट अप्लाई टू द रिलेशनशिप ऑफ लोमोव एंड नाटालियाज रिलेशनशिप। अब किसी ने शेक्सपियर के प्ले पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन हो सकता है। तो दिस इज समथिंग जो कि मेजॉरिटी के मार्क्स डिडक्ट करा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा है कि आप कुछ पता भी नहीं लगा सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो पहला दिया है द टेमिंग ऑफ द श्रू। तो इस प्ले में कुछ ऐसा होता है कि ट्रिक्स की बात की गई है, कोई बेवकूफ बनाता है किसी चालाकी से। देन रोमियो एंड जूलियट आपको पता ही है एक लव स्टोरी है। एज यू लाइक इट में क्या होता है, कुछ ऐसे दो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि फाइनली जिनकी एट द एंड मैरिज हो जाती है, जैसे कि इनकी होती है। एंड टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में कोई दो यंग बॉयज की स्टोरी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एज यू लाइक इट की स्टोरी है वो कहीं ना कहीं मैच करती है स्टोरी से, तो ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। सो इफ यू वांट टू गो डीप इनटू दिस आप समरीज पढ़ सकते हो इन प्लेस की। सो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि किन किन वर्ड से आप जो है आंसर ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे एज यू लाइक इट जो है उसकी स्टोरी थोड़ी बहुत मिलती है किससे, प्रपोजल से। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है हाउ वुड यू कैरेक्टराइज चुबुकोव्स मूड बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। चुबुकोव जो है इस वक्त क्या है, बहुत ज्यादा रिलीव्ड फील कर रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी की शादी फाइनली हो जाएगी। तो इस वक्त उनका जो मूड है, बाद में वो सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, शैंपेन शैंपेन, तो वो खुश भी हैं। तो ओवरऑल आपको यही बताना है कि उनका टोन या उनका मूड क्या है इस वक्त। सो कॉशियस एंड सेलिब्रेटरी। कॉशियस क्यों होंगे भाई, किसी चीज को लेकर वो सतर्क है क्या, नहीं, तो फर्स्ट कैंसिल हो गया। रिलीव्ड एंड जुबिलेंट, वो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं, जुबिलेंट यानी बहुत खुश होना, यस बी क्या है सही वन। मैरी येट थॉटफुल, खुश हैं बट फिर भी सोच विचार कर रहे हैं, नहीं वो कुछ नहीं सोच रहे हैं। ग्रेटफुल येट हर्ट, थैंकफुल है वो और बहुत ज्यादा हर्ट भी है, नहीं हर्ट है नहीं अभी और थैंकफुल भी किसी चीज के लिए, बस इस चीज के लिए थैंकफुल है खुद को या भगवान को कि उनकी बेटी की शादी फाइनली हो जाएगी। तो इसीलिए बी क्या है द राइट वन, जिसकी वजह से रिलीव्ड और जुबिलेंट क्या है, दोनों ही पॉजिटिव थिंग्स, और इस वक्त सच में चुबुकोव बहुत खुश है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट लोमोव एंड नाटालियाज क्लोजिंग लाइंस कैन बेस्ट बी सीन एज, यानी फाइनली जो एंड हो रहा है ना, जो वापस से लड़ने लगते हैं ये, इसको हम कैसे बेस्ट वे में एक क्लोजिंग लाइन की तरह एंड कर सकते हैं। सो ह्यूमरस एंड आयरॉनिक टेक ऑन टिपिकल मैरिज वाव। जो मैरिज वाव्स होते हैं ना कि हम जो कसम लेते हैं, जो वादे करते हैं, उन्हें कहते हैं वाव। तो ये जो मैरिज वाव्स होते हैं वो एक ह्यूमरस और एक आयरॉनिक वे में हो रहा है, यस, क्योंकि यहाँ पे मस्ती, हमें हंसी भी आ रही है कि वापस से लड़ने लगे, और आयरॉनिक है जो कि बोलना करना चाहिए उसका बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे दोनों। तो ए बिल्कुल अच्छी सी क्लोजिंग लाइन लग रही है। अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर अफेक्शंस फॉर गैस एंड स्क्वीजर, नहीं, यहाँ पर इसकी बात नहीं हो रही, गैस एंड स्क्वीजर इज नॉट द मेन थिंग, इट इज अबाउट द मैरिज। तो बी क्या हो जाएगा गलत। अ साइन ऑफ पर्सपेक्टिव इंस्टेबिलिटी
इन देयर मैरिटल ब्लिस, जो एक शादीशुदा जिंदगी में खुशी होती है मैरिटल ब्लिस, उसकी जो हम एक इंस्टेबिलिटी देख पा रहे हैं अभी से, प्रोस्पेक्टिव यानी पहले से जो हमको दिख रहा है, वुड बी इंस्टेबिलिटीज इन द लाइफ, उसकी बात हो रही है। द राइटर स्टेटमेंट दैट डिसएग्रीमेंट इज पार्ट ऑफ मैरिज, डिसएग्रीमेंट तो जो एक पार्ट ऑफ मैरिज ही होता है, हमेशा डिसएग्रीमेंट होता है नहीं, तो यहाँ सबसे सही क्या लग रहा है, एक, क्योंकि ह्यूमरस बात कर दी ना, एक ह्यूमरस है और एक आयरॉनिक वे है, वही तो प्ले में दिखाया गया है, तो एक ह्यूमरस आयरॉनिक टेक है टिपिकल मैरिज वाउस पे, उसकी बात हुई है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली यूजेस द idioms टू द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द पैराग्राफ बिलो। क्योंकि इस चैप्टर में वेट ऑफ द शोल्डर्स यूज किया गया है idiom, तो बाकी idioms उससे रिलेटेड हमें पढ़ लेने चाहिए। तो वही एक क्वेश्चन दिया है जहां पे आप 4 नए idiom सीखोगे। इन अ टीम इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश, अदरवाइज यू वुड बिकम डैश एंड incur the displeasure of the others. When that happens you might feel dash. However for the others not having to carry you along would be a dash. तो यहाँ पे किसी टीम की बात हो रही है, टीम प्लेयर की बात हो रही है। लेट्स रीड दी ऑप्शंस। तो पहला दिया है पुल योर वेट, तो चलो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसका मतलब क्या है, इन अ टीम इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश, यानी कुछ पॉजिटिव है। अब पुल योर वेट का मतलब पता है क्या होता है, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाना, अपना जो काम है उसको अच्छे से करना। तो अगर हम पहला ऑप्शन डालें यहाँ पर, इन अ टीम इट इज इंपॉर्टेंट टू पुल योर वेट, तो बहुत जरूरी है आप अपना काम अच्छे से करो, तो हाँ सही लग रहा है। चलो इसी ऑप्शन के साथ समझते हैं। सेकंड दिया है डेड वेट, तो क्या दिया है यहाँ पर, otherwise you would become dead weight and incur the displeasure of the others. otherwise आप क्या बन जाओगे, एक फालतू चीज। dead weight यानी कि आप हो पर आप होकर भी नहीं हो, क्योंकि आप अपना काम नहीं कर रहे हो, तो आप ऐसे dead weight बन जाओगे अपनी टीम के लिए, और उसकी वजह से आपको जो है बाकी लोगों का डिस्प्लेजर सहन करना पड़ेगा। यस, परफेक्ट जा रहा है। थर्ड है द वेट ऑफ द वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर्स, जैसे कि पूरा का पूरा प्रेशर आपके कंधों पे आ गया हो। सो व्हेन दैट हैपेंस यू माइट फील कि पूरे के पूरे वर्ल्ड का प्रेशर आपके शोल्डर्स पे आ गया है। यस, बिल्कुल सही जा रहा है कि द वेट ऑफ द वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर्स, क्योंकि सब आपको पसंद नहीं करेंगे तो आपको लगेगा पूरा बोझ आपके कंधों पे आ गया है। नेक्स्ट है वेट ऑफ द शोल्डर्स, अभी पता है रिलैक्स या रिलीफ फील करना। यू माइट फील कि पूरा जो प्रेशर है वो आपके कंधों पे आ गया है। हाउएवर फॉर द अदर्स, पर बाकियों के लिए नॉट हैविंग टू कैरी यू अलोंग वुड बी अ वेट ऑफ द शोल्डर्स, बट बाकियों के लिए आपको अपने साथ ना लेके जाना, बाकी टीम प्लेयर्स के लिए ये क्या होगा, एक रिलैक्सेशन होगा कि भाई आपको किसी के, उन लोगों को मतलब ही नहीं है आपसे, तो एक वेट कम हो जाएगा उनके शोल्डर्स से। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, आपके सारे आंसर्स दे रहा है, सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। डन। तो बाकी भी आपको ऑलरेडी समझ आ गया है, मीनिंग समझ आ गए वेट के कि कौन कौन से इडियम्स दिए हुए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी ऑप्शंस जो है वो सही नहीं है। डन। जैसे कि अगर हम देखें वेट योरसेल्फ, वेट योरसेल्फ यानी अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू वेट योरसेल्फ, इट इज इंपॉर्टेंट टू थ्रो वेट अराउंड, यानी कि किसी को जो है अपनी गलत जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपना जो पोजिशन है उसका गलत यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पे वो सही होगा क्या, नहीं। नेक्स्ट था लेंड वेट टू समवन, यानी कि आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है किसी को देना, किसी को एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू थ्रो वेट अराउंड, गलत हो जाता, तो सी तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहा है। नेक्स्ट दिया था द वेट ऑफ द वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर, वर्थ योर वेट इन गोल्ड एंड देन हैवी वेट। तो यहाँ पे जो चीज बोली है कि अदरवाइज आप क्या बन जाओगे, आप क्या बनोगे, वेट ऑफ द शोल्डर्स तो बन नहीं सकते, आप क्या बनोगे, तो वेट ऑफ द वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर, नहीं, तो बी भी एलिमिनेट हो गया, सी ऑलरेडी हो चुका है, एंड देन वर्थ योर वेट इन गोल्ड, वो भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे आपको यहाँ पे कुछ ऐसा डालना था जिसकी वजह से आप जो है एक नेगेटिव पर्सनालिटी दिखेंगे, तो सिर्फ डेड वेट है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, तो इसीलिए ए को क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है द लिबरल यूज ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इंडिकेट दैट द कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेसिंग। जो इतनी बार एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यूज किए ना, बेटर, वर्स 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 वर्स, तो उससे क्या समझाना चाह रहे हैं कि ये लोग क्या मीन कर रहे हैं जब वो ये वर्ड्स बोल रहे हैं। अपॉलॉजीज इन अ सोलम एंड हार्टफेल्ट टोन, बिल्कुल अपॉलोजाइज नहीं कर रहे, बल्कि ये बोल रहे हैं मेरा डॉग बेटर है, तुम्हारा डॉग वर्स है। गुड काउंसिल एंड एडवाइस, बिल्कुल भी एडवाइस की बात नहीं हो रही है। रिकॉन्सिलेशन यानी वापस से अपने फ्रेंडलीनेस को जो है सही करना, वापस से दोस्त बन जाना, उसको कहते हैं रिकॉन्सिलेशन। ऑन मैटर्स लीडिंग टू आर्ग्यूमेंट, नहीं, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी गलत है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स विद अ रेज्ड वॉइस, यस, वो मीन करते हैं इन चीजों को कि नहीं हमारा डॉग बेटर, तुम्हारा वर्स है, और इसी को वो एक रेज्ड वॉइस से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे, जो कि हम देख पाएंगे अगर हम प्ले देखें तो यस, डी जो है वही एक्सक्लेमेशन का सही मतलब समझा रहा है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। डन, ऑल राइट। So with this we finally come to an end of the MCQs of these two chapters, and also with this we finish the very first book। कि आपकी फर्स्ट राइट बुक में जितने भी MCQs थे जो कि रिड्यूस सिलेबस पे बेस्ड हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बिगिन करेंगे विद द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि आपकी सेकंड बुक है, उसके MCQs के साथ। क्लियर? और जैसे ही सारे MCQs डन हो जाएंगे, फिर हम जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स उनको बिगिन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वेरी सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और इस टॉपिक की
नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।